आज मैंने जो विषय चुना है वह है पाठालोचना में अनुसंधान का कार्य, ह्यूरिस्टिक्स इन क्रिटिकल टेक्स्ट एडिटिंग। इस विषय को लेकर अब हम समीक्षित पाठ संपादन की प्रविधि के प्रथम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। कैसे पांडुलिपियों के आधार पर प्राचीन से प्राचीनतम पाठ को हम ढूंढ पा सकते हैं और उसको कैसे प्रतिष्ठित करना है, इस विषय की चर्चा का अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। समीक्षित पाठ संपादन के लिए आवश्यक पूर्व सज्जताएं, यानी हु कैन अटेम्प्ट ए क्रिटिकल एडिशन। प्री रिक्विजिट्स क्या है? वन हु नोज द डिसाइफरमेंट ऑफ वेरियस स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन लिपियों का ज्ञान तथा उनको पढ़ने का अभ्यास होना जरूरी है। Supposed to know the classical and medieval language, that is Sanskrit, Pali, Prakrit, etc. प्राचीन काल की संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं मध्यकालिक भाषा, उन सबका पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। It is necessary to have knowledge of the related subject, that is शास्त्र और पोएट्री, यानी जिस कृति का संपादन करने का संकल्प हमने किया हो, उस कृति के प्रतिपाद्य विषय का पूर्व ज्ञान अपेक्षित है। Follow logical rules which can lead him nearer to the oldest text, यानी पाठ संपादन के जो सिद्धांत हम बनाएंगे वो तर्कनिष्ठ होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, युक्तिपूर्ण होना चाहिए, प्रमाणों से प्रमाणित होना चाहिए, जो हमको प्राचीनतम पाठ तक पहुंचा सके। तो पाठ संपादक बनने के लिए ये 4 प्रकार की पूर्व सज्जता, पूर्व तैयारियां होनी बहुत अपेक्षित है। पाठ्यग्रंथ के साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में पाठ संपादन के मार्ग, जिस ग्रंथ की एक ही पांडुलिपि अवशिष्ट रही हो, उसके पाठ का संपादन करना हो, वहां पर कॉपी टेक्स्ट एडिटिंग पद्धति का विनियोग किया जाएगा। लेकिन संपादक को रूढ़िवादी संपादक या उदारतावादी संपादक बनने का विकल्प खुला रहता है। यानी प्रतिलिपिकरण, प्रतिलेखन पद्धति से जब हम पाठ संपादित करते हैं, चूंकि हमारे पास इकलौती पांडुलिपि है, उसकी तुलना करने के लिए दूसरी पांडुलिपि कहीं से उपलब्ध ही नहीं है, तब हमको ये प्रतिलेखन पद्धति से जो पांडुलिपि में दिख रहा है, पढ़ रहा है, उसको हमें पुनः लेखन के द्वारा संपादित करना है। लेकिन वहां पर 2 तरह के अप्रोचेस हो सकते हैं, एक कंजर्वेटिव, दूसरा है लिबरल। उसके संदर्भ में हम आगे चलकर विशेष बात करने वाले हैं। जिस ग्रंथ की एकाधिक अथवा शताधिक पांडुलिपियां उपलब्ध हो रही है, वहां पर क्या किया जाए? तो एक कर्तृत्व वाली कृति, यानी सिंगल ऑथरशिप वाली कोई रचना है, जैसे कि काव्य, नाटक, कथा, शास्त्र, टीका आदि प्रकार का ग्रंथ हो, अथवा अनेक कर्तृत्व वाली रचना, यानी मल्टी ऑथरशिप वाली कोई रचना हो, जैसे कि रामायण, महाभारत, अष्टादश पुराण, नाट्य शास्त्र, सुभाषित, आयुर्वेद आदि, स्मृति वगैरह ग्रंथ। तो ये एक दूसरा संदर्भ है जहां हमारे पास शताधिक पांडुलिपियां अवेलेबल है। अब एक कर्तृत्व वाली कृति का संपादन अति कठिन नहीं होगा, लेकिन समस्याएं कम नहीं रहेंगी, समस्याएं कम रहेगी। कर्ता के समय,
शैली आदि का परिचय होने से पाठ संपादन में निश्चितता आ सकती है, किंतु अनेक कर्तृक ग्रंथ का कार्य दुष्कर, असंतोषकारक और विवादाग्रस्त भी रहता है। इन दोनों में वंशवृक्ष पद्धति से संपादन कार्य करने से प्राचीनतम एवं श्रद्धेय पाठ मिल सकता है। तो इस पूर्व भूमिका के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह का संदर्भ पाठ संपादक के सामने हो सकता है। एक तो हो सकती है एकलौती पांडुलिपि, सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट, यूनिकम। दूसरा होता है मल्टीपल मैन्युस्क्रिप्ट जब अवेलेबल रहती हैं। मल्टीपल मैन्युस्क्रिप्ट में भी सिंगल ऑथरशिप वाली या मल्टीपल ऑथरशिप वाली रचना। तो इस तरह से क्रमशः भेद विभेद शुरू होते हैं कि किस रास्ते पर कब चलना है। टू टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म, पाठालोचना यानी टेक्सुअल क्रिटिसिज्म, वो पहला प्रकार का क्रिटिसिज्म है, पहला प्रकार का आलोचन कर्म है। प्राचीन कृतियों के परंपरागत लिखितांश के संदर्भ में जब मूल कवि या शास्त्रकार ने क्या यही लिखा था, ऐसा प्रश्न उठाकर उसकी परीक्षा की जाती है, ततः उसकी शुद्धि अशुद्धि एवं प्रामाणिकता के विषय में आलोचना की जाती है, तब उसे पाठालोचना कहते हैं, टेक्सुअल क्रिटिसिज्म कहते हैं। तदनंतर यानी पाठालोचना का कार्य संपन्न हो जाने के बाद ही दूसरी आलोचना शुरू होती है, वह होती है साहित्यालोचना यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसमें किसी भी कृति के अलंकार, रसादि विषयक बिंदुओं को लेकर आलोचना की जाती है, तब उसे साहित्यालोचना कहते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि एनी लिटरेरी क्रिटिसिज्म शुड बी प्रेसिडेड बाय द टेक्सुअल क्रिटिसिज्म। कोई भी साहित्यालोचना के पहले उसके पुरोगामी चरण के रूप में पाठालोचना करनी ही चाहिए, वही अनिवार्य मार्ग है। तो ये स्मरणीय सिद्धांत सबसे पहले हम ध्यान में ले लेते हैं कि साहित्य शास्त्रीय आलोचना से पहले ही पाठालोचना अनिवार्यतया की जानी चाहिए। अब पाठालोचना की जब बात शुरू करते हैं तो पाठ प्लस आलोचना, उनमें से पाठ शब्द पहला है। तो व्हाट इज कॉल्ड ए टेक्स्ट, पाठ किसको कहते हैं? तो यह श्रूयते, यह पठ्यते, स पाठः, यानी गुरु शिष्य की परंपरा में मौखिक रूप से प्रवहमान जो होता है वह पाठ कहलाता है, एवं जो लिपिबद्ध किया गया है, ग्रंथस्थ किया गया है, लिखित स्वरूप वाला है, वह भी पाठ है। यह पठ्यते स पाठ, जिसको हम पढ़ सकते हैं, जो पढ़ा जा सकता है, उसको पाठ कहते हैं। यानी पांडुलिपि में जो लिखा हुआ है कंटेंट, उसको पाठ कहते हैं। कवि या शास्त्रकार की रचना जो कृति मौखिक या लिखित परंपरा से संचरित हुई हो, उसे पाठ या पाठ्यग्रंथ कहते हैं। पाठ के रूप में क्या क्या हो सकता है? तो ऐतिहासिक सूचना देने वाला कोई भी लिखितांश हो सकता है, एनी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट दैट विच इज रिटन। दूसरा, धार्मिक ग्रंथ हो सकता है, भगवत गीता हो, स्मृति हो, पुराण हो, रामायण महाभारत आदि हो। तो ये सारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है, उसका भी समावेश पाठ के रूप में हो सकता है। तदनंतर मानवीय संवेदनाओं से संबद्ध काव्य साहित्य यानी प्योर लिटरेचर, जिसमें मनुष्य के सुख दुख की बात होती है, उसके ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि जो संवेदनाएं होती हैं, उसकी जहां अभिव्यक्ति होती है, वो पूरा काव्य साहित्य जो लिखित रूप में होता है, पांडुलिपियों में होता है, उसको पाठ कहते हैं। और ज्ञान एवं विज्ञान का निरूपण करने वाला
कोई भी लिखित दस्तावेज भी हो सकता है। एनी साइंटिफिक वर्क, जैसे गणित शास्त्र का लीलावती नाम का ग्रंथ है, या अपराजिता पृच्छा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, शिल्प शास्त्र के साथ, आयुर्वेद के साथ, ऐसी जो भी विद्याओं के साथ जुड़े हुए ग्रंथ हैं, उन सब को हम पाठ कहेंगे। टेक्स्ट may be either autographs or they may be transmitted text. These again being immediate copies of photographs or copies of copies to any degree. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में यह बात बताई है कि पाठ के रूप में कोई मूल रचयिता का स्वहस्तलेख भी हो सकता है। दे मे बी ट्रांसमिटेड टेक्स्ट मीन्स जो एक पांडुलिपि से दूसरी पांडुलिपि में संचरित हुआ है, पाठ संक्रमण हुआ है, उसको भी, संक्रमित पाठ को भी पाठ कहते हैं। और उसमें हम ये प्रश्न नहीं उठाएंगे कि दूसरी या तीसरे क्रम में आई या चौथे क्रम में आई पांडुलिपि को ही पाठ कहा जाता है। नहीं, 1000, 2000 किसी भी क्रमांक पर आई हुई जो पांडुलिपि हो, यानी केवल अनुज प्रतिलिपि ही नहीं, वंशज प्रति कोई भी हो सकती है, उन सब को हम पाठ ऐसे शब्द से अभिहित कर सकते हैं। व्हाट इज टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म? तो इसके बारे में अगेन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में ये बात बताई है पोस्टगेट ने। टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, a general term given to the skilled and methodical application of human judgment to the settlement of text. The aim of textual critic may then be defined as the restoration of the text as far as possible to its original form. If by original form be understood the form intended by its author. जो कौशलपूर्ण और पद्धति पूर्वक का जो मार्ग अपनाकर मानव मस्तिष्क के द्वारा, मानव बुद्धि के द्वारा जो निर्णय किया जाता है कि मूल पाठ यही हो सकता है। पांडुलिपियों में विकिरण अवस्था में परस्पर से विरुद्ध बहुविध प्रकार का एक ही कृति का पाठ भले ही मिलता हो, लेकिन जब मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर व्यवस्थित रूप से कोई पाठ का निर्णय करता है कि यही प्राचीनतम पाठ हो सकता है, यही मूलगामी पाठ हो सकता है, तो उसको टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म कहते हैं। आलोचक का ये लक्ष्य रहता है कि उसको जो संचरित एवं अशुद्धियों से भरा पाठ है उसका रिस्टोरेशन करना है, उसका पुनः प्रतिष्ठापन करना है, उसके मूल रूप में उसको प्रतिष्ठित करना है। और मौलिक पाठ को प्रतिष्ठित करने की जो बात है मूल ग्रंथकार को अभीष्ट हो ऐसा पाठ। क्योंकि हम कभी भी यही कवि या शास्त्रकार ने लिखा था, उससे भिन्न कुछ नहीं था, ऐसा दावा तो नहीं करेंगे। ये संभवतः ऐसा लिखा होगा, ऐसा ही हम दावा पेश कर सकते हैं। What is the ultimate goal of the textual criticism? तो पाठालोचना का जो लक्ष्य है, जो प्राप्तव्य है, जो गंतव्य है, वो इस तरह का है। पांडुलिपियों में संचरित हुए अशुद्ध एवं बहुविध पाठ वेदों में से जो प्राचीन या प्राचीनतर हो, ऐसे पाठ की गवेषणा की जाती है। तत्पश्चात उसे शुद्ध करके लिपिकारों के अज्ञान या प्रमादजन्य स्खलन हटाकर जो अधिक श्रद्धेय पाठ हो, उसी को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। पाठालोचना का यह अंतिम लक्ष्य है। What are the steps of textual criticism? कितने क्रम में हमको, किस क्रम में हमको आगे बढ़ना है और कौन कौन सी प्रविधि से हमें गुजरना है, तो मेथोडोलॉजी उसकी क्या रहेगी, पाठालोचना की प्रविधि क्या होती है। तो विद्वानों ने हमें बताया है
कि एक तो लोअर क्रिटिसिज्म यानी निम्न स्तरीय, अथवा जिसको हम प्राथमिक पाठालोचना कहते हैं। प्राथमिक यानी सबसे पहले करने योग्य जो होता है वह, उसको 3 चरण में हम विभक्त कर देते हैं। एक होता है अनुसंधान, ह्यूरिस्टिक्स, जो मेरे आज के व्याख्यान का प्रमुख टॉपिक रहेगा। अनुसंधान को केंद्र में रखते हुए सारी बात आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी, और आगामी दिनों में ये संशोधन एवं संस्करण के बारे में मैं कल बताऊंगा। तो दूसरे चरण पर संशोधन यानी वंशवृक्ष एवं वाचना निर्धारण। कोई एक ग्रंथ कितनी वाचनाओं में, कितनी रिसेंशन में, यानी कितनी शाखाओं में विभक्त है, उसका हमें निर्धारण करना है। और तृतीय चरण के रूप में जो कार्य हमें करना है वह है संस्करण, यानी पाठ सुधारणा पूर्वक एक ऐसा संस्करण हमें तैयार करना है जो पूर्ण रूप से समीक्षित हो, क्रिटिकली एडिटेड हो। ऐसा एक पाठ हमें तैयार करना है। तो एमेंडेशन एंड प्रिपेयरिंग ए क्रिटिकल एडिशन, ये तृतीय चरण के रूप में आने वाला कार्य है। इतना संपन्न हो जाने के बाद चतुर्थ चरण पर, अंतिम चरण पर एक हायर क्रिटिसिज्म यानी उच्चतर समीक्षा करने का मौका प्राप्त होता है, जिसमें प्रमुख रूप से पांडुलिपियों के साक्ष्य से बाहर निकलकर केवल तर्क से, युक्ति से हमें सोचना है, कुछ बाहरी प्रमाण प्रस्तुत करना है। तो उसके आधार पर एक उच्चतर समीक्षा की जाती है, तब पाठ की पूर्ण रूप से शुद्धि होती है, और एवं प्राचीनतम पाठ या ग्रंथकार को अभिष्ट हो ऐसे पाठ का निर्णय प्रस्तुत हो सकता है। यह चित्र आप ध्यान से देखिए। पूरी प्रविधि को यहाँ मूर्त रूप दिया गया है। एक वृक्ष को हम शीर्षासन करके रख देते हैं, जैसे किसी वृक्ष की जड़, उसकी मूलियां, रूट्स जमीन में गाड़े हुए हैं, इसीलिए वो दिखते नहीं हैं। उसी तरह से वर्तमान में जो भूतकाल के कवियों ने लिखे हुए अपने काव्य है, नाटक है या शास्त्र ग्रंथ है, उनका मूल स्वहस्त लेख, ऑटोग्राफ, वो कालग्रस्त हो चुका है, यानी कहीं से वो प्राप्त नहीं होता है। महाकाल की गर्तता में वो डूब गया है, खो गया है, अनसीन है, जिसको हम नहीं देख पाते हैं। इसको ग्रीक लैटिन लैंग्वेज में ऊर टेक्स्ट कहते हैं। और सामने आप जो देख रहे हैं वो हरित वर्ण के जो पर्ण है, वृक्ष के पल्लव है, वो आज उपलब्ध हो रही पांडुलिपियां है, ऐसा मान लीजिए। यानी एक्सटेंट मैन्युस्क्रिप्ट नंबर 1, एक्सटेंट मैन्युस्क्रिप्ट नंबर 2, एक्सटेंट मैन्युस्क्रिप्ट नंबर 3 एंड सो ऑन। तो जितनी पांडुलिपियां मिलती हैं वो आज का एक साक्ष्य है। उसकी बहुत सारी पुरोगामी पांडुलिपियां रही होगी जो भी कालग्रस्त हो गई है। अब उपलब्ध हो रही पांडुलिपियों का विश्लेषण करके हमें देखना है कि यह ग्रंथ कितनी शाखाओं में विभक्त है। जैसे वृक्ष की अनेक शाखा होती हैं, उसी तरह से कोई एक ग्रंथ भी अनेक शाखाओं में विभक्त होता है। उस ग्रंथ के शाखा भेद को रिसेंशन ऐसा नाम दिया गया है। उसको आप वाचना भेद भी कह सकते हैं, शाखा भेद भी कह सकते हैं, या दो तरह की पाठ परंपरा भी कह सकते हैं। अब बात बात ऐसी है, जैसे भगवत गीता का एक श्लोक है कि ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरेनम अव्ययम। परमात्मा स्वर्गलोक में बैठे हैं और उनका बनाया हुआ ये संसार वृक्ष अधोभाग में फैला हुआ है, पृथ्वीलोक पर फैला हुआ है। लेकिन भगवान का बनाया हुआ यह संसार तो अविनाशी है, अव्यय है। लेकिन मूल ग्रंथकार की स्वहस्तलेख के आधार पर उसको आदर्श प्रति बनाकर जो पांडुलिपियां बनने की एक परंपरा बनी है, और बहुत सारी परंपरा के बाद, अनेक पांडुलिपियों के चले जाने के बाद कुछ बच गई है, जो जो यहाँ हरित वर्ण से दिखाई है, वो विनाशी है, सब व्ययम है।
उसमें गिरावट आती है, अशुद्धियां प्रविष्ट होती हैं, पन्ने जीर्ण शीर्ण होकर नष्ट भी हो सकते हैं। तो कवि या शास्त्रकार का जो बनाया हुआ ग्रंथ रूपी वृक्ष है, वो अविनाशी नहीं है, वो विनष्ट हो सकता है। उसको बचा लेने के लिए ये पूरी प्रविधि आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो एक छोटे से चित्र को पूरी बात आपको इस तरह समझाई जा सकती है कि प्राचीन से प्राचीनतर एवं प्राचीनतर से प्राचीनतम पाठ की शोध, ये पाठालोचना का लक्ष्य है, ये कर्तव्य है। जैसे हम पूर्व दिशा की ओर मुख रख के पश्चिम की ओर चलते हैं, पीछे के और कदम बढ़ाते हैं, उसी तरह से आज उपलब्ध हो रही पांडुलिपियां के आधार पर हमें पीछे हट करनी है, यानी अतीत में जाना है। इट्स ए प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक इनटू द पास्ट। कि मूल ग्रंथकार ने क्या लिखा था। आज उपलब्ध हो रही पांडुलिपियां तो 200 या 300 वर्ष पुरानी हो सकती हैं, उससे अधिक पुरानी पांडुलिपि नहीं मिलती है। तो 300 या 400 साल पहली पहले लिखी हुई पांडुलिपि के आधार पर हमें किस तरह से पीछे हट करनी है, अतीत में और जाना है कि 800 साल पहले क्या पाठ होगा, 1000 वर्ष पहले पाठ क्या होगा, 1500 वर्ष पहले कैसा पाठ होगा। और ऐसे करते करते हमें प्राचीन से प्राचीनतर और प्राचीनतर से प्राचीनतम, और मैं कहूंगा कि हो सके तो कवि के घर जाकर कवि ने क्या लिखा होगा, वहां तक के पाठ की खोज हमें करनी है। इसीलिए ये पूरी पाठालोचना को केवल एक वाक्य में प्रस्तुत की जा सकती है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक इनटू द पास्ट। तो ये कार्य कैसे किया जाता है, अब ये जो पूरा पाठालोचन का मर्म स्थान मैंने आपको बता दिया, उसमें प्रथम चरण के रूप में, प्रथम सोपान के रूप में अनुसंधान का कार्य हमें करना है। उस अनुसंधान के अंतर्गत 5 इति कर्तव्यताएं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। heuristics, that is called assembling and arranging the entire material consisting of manuscripts and testimonia in the form of a genealogical tree. इस genealogical tree यानी वंश वृक्ष, जिसको पी डिग्री भी कही जाती है। तो assembling and arranging the entire material consisting of manuscripts मीन्स पांडुलिपियों के रूप में उपलब्ध हो रही सारी सामग्री को हमें पहले एकत्र करनी है और उसको पुनर्योजित करनी है, व्यवस्थित करनी है, कालानुक्रम से उसका वर्गीकरण हमें करना है। उसके साथ साथ हमें एक टेस्टिमोनिया यानी सहायक सामग्री को जुटानी है, जिसको हम आगे चलकर एक जीनियोलॉजिकल टेबल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। उपलब्ध की गई, एकत्र की गई पांडुलिपियों का पूर्वज प्रति, अनुज प्रति और वंशज प्रति इस क्रम में, यानी पितामह कौन है, पिता कौन है, पुत्र कौन है, पौत्र कौन है, पपौत्र कौन है, इस तरह से पांडुलिपियों की अरेंजमेंट हम सोचेंगे। तो ये अनुसंधान, अनु यानी पश्चात संधानम, अतीत में जाने की प्रक्रिया, उसमें तदंतर्गत कुल 5 और विधि बताई मैंने कि अधिक से अधिक पांडुलिपियों का एकत्रीकरण हमें करना है, नंबर 1। दूसरा है सहायक सामग्री, जिसमें टीका टिप्पण आदि का समावेश होता है, उनका हमें संग्रह करना है। तीसरा है प्राप्त की गई पांडुलिपियों में से अमुक का चयन, वी हैव टू सिलेक्ट समथिंग। 100, 150, 250 मैन्युस्क्रिप्ट होती है, लेकिन सभी का मूल्य एक समान नहीं होता है। इसीलिए किसका चयन करना है और किस पांडुलिपि को छोड़ देना है, उसका भी हमें विवेक समझना होगा, विवेक प्राप्त करना होगा।
चौथे पायदान पर हमें संतुलन पत्रिकाएं बनानी पड़ेगी, कोलेशन शीट जिसको कहते हैं। तुलना के लिए बनाई गई पत्रिका को, सम्यक तुलना के लिए बनाई गई पत्रिका को संतुलन पत्रिका कहते हैं। एवं पांचवें पायदान पर पांडुलिपियों के वंशवृक्ष का निर्धारण करना है। तब जाके ये अनुसंधान नाम का पाठालोचना का पहला चरण पूर्ण होता है। क्रमशः 1 2 3 4 5 के क्रम से अब मैं इस बात को विवृत करने जा रहा हूं। सबसे पहले सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जस्ट मिनट, जस्ट ए मिनट। जी सर। हाँ, तो बीच में थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू कलेक्ट द अवेलेबल मैन्यूस्क्रिप्ट्स। प्राप्त पांडुलिपियों का एकत्रीकरण कैसे किया जाए? तो डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग्स ऑफ संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जैसे प्रिंटेड पुस्तकों की लाइब्रेरी होती है, ग्रंथालय होते हैं, पुस्तकालय होते हैं, उसी तरह से हस्तलिखित पांडुलिपियों का भी संग्रह स्थान होता है, जिसको सरस्वती भंडार कहते हैं, ज्ञान भंडार भी कहते हैं, सरस्वती भवन कहते हैं। वहां एकत्र हुई पांडुलिपियों का एक डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग वो लोग बनाते हैं और वो प्रकाशित होता है। तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग्स ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट को उठाकर उस ग्रंथ के आधार पर देखना है कि हमारे अभिष्ट ग्रंथ की पांडुलिपियां कहाँ कहाँ पर सुरक्षित है। तो ये जो संस्कृत पांडुलिपियों की विवरणात्मक सूचियां होती हैं, वो पहली सामग्री है हमारी, जिसको हम रिसर्च टूल कहेंगे। शोध के लिए आवश्यक ये पुर्जे, जिसको कहा है टूल्स फॉर रिसर्च। अब ये विभिन्न संग्रह स्थानों से विभिन्न प्रकार की डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग निकले हैं। हो सकता है कि आपके शहर में वो सभी उपलब्ध न हो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने कई साल पहले न्यू कैटलॉगस कैटलॉगरम इस शीर्षक से भारत देश और विदेश के सभी ऐसे डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग को एकत्र करके उसका दोहन करके अच्छी अच्छी पांडुलिपियों का और व्यापक रूप से हो सके वहां तक एग्जॉस्टिव पूर्ण रूप से एक संग्रह तैयार किया, जिसको न्यू कैटलॉगस कैटलॉगरम बोला जाता है। तो ये विवरणात्मक सूचियों का संदोहन हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें जिस ग्रंथ पर काम करना है उस ग्रंथ की पांडुलिपियां सारे विश्व में कहां कहां पर किस नंबर से सुरक्षित है। आप कहेंगे कि वो भी हमें उपलब्ध नहीं है। तो अब ये आधुनिक विज्ञान के जमाने में डोमिनिक क्यूआस्टिक ने एक अपना होम पेज बनाया है, जिसका आप फोटोग्राफ ले सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाने से सारे संसार के सभी कैटलॉग की आपको जानकारी, फ्री डाउनलोडेबल सभी कैटलॉग आपके कंप्यूटर में आप उसको अवतरित कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि किसी भी ग्रंथ की कौन कौन सी पांडुलिपियां कहाँ कहाँ पर है। ये बड़ी काम की वेबसाइट है, उसको आप ध्यान से नोट करके रखिए, ताकि वहीं से आपका अनुसंधान का कार्य शुरू होने वाला है। सबसे पहले यदि पांडुलिपियां एकत्र करने हैं तो पांडुलिपियां कहाँ कहाँ पर है उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर सुलभ है और सबके लिए फ्री डाउनलोडेबल है। नमूने के तौर पर एक दो चित्र मैंने यहां रखे हैं कि डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग कैसे होते हैं। ये अंग्रेज लोग यहां से जो ले गए ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से
तो आप देख रहे हैं कि संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी ऑफ द इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन, तो वहां उसका पहला भाग वैदिक मैन्युस्क्रिप्ट से जुड़ा हुआ है और 1887 में 1887 में उसका प्रकाशन हुआ है। साथ में एक पृष्ठ मैंने दिया हुआ है, पांडुलिपि के क्रमांक दिए हैं। उसमें आप देख रहे हैं कि पांडुलिपि के अंतभाग में क्या लिखा है। इसी तरह की पांडुलिपि का वेबर ने कहाँ निर्देश किया है। दूसरी पांडुलिपि, उसमें कितने फोलियो है यानी कितने पृष्ठ है, उस पांडुलिपि की साइज क्या है, वो कौन सी लिपि में लिखी गई है, कौन सा फलक है, कौन सी लेखन काल क्या है, 17वीं शताब्दी में वो लिखी गई है। इस तरह से आपको पांडुलिपि से संबद्ध पूरी जानकारी यहाँ विवरण देकर प्रस्तुत की जाती है। तो पांडुलिपियों की विवरणात्मक सूची यानी डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग में क्या क्या जानकारियां रखी जाती है। तो पहला मुख्य बिंदु तो यही है कि प्रतिपाद्य विषयों का उसमें पहले वर्गीकरण किया जाता है, विभागीकरण। वैदिक साहित्य से जुड़ी पांडुलिपियां एक साथ में रखी जाती हैं या काव्य साहित्य के साथ रखी पांडुलिपियां, इस तरह से सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन पहले किया जाता है। तत्पश्चात उस पांडुलिपि का क्रमांक, सीरियल नंबर भी दिया जाता है और एक्सेशन नंबर भी दिया जाता है। उस कृति का क्या शीर्षक है वो बताया जाएगा। उस कृति को लिखने वाला कर्ता कौन है, रचयिता कौन है, उसका उपविषय यानी ड्रामा है लेकिन उसमें वो प्रहसन है या भाण है, वीथी है, तो उसका इस तरह से भी वर्गीकरण किया जाता है। वह पांडुलिपि किस लिपि में लिखी गई है, शारदा लिपि में है, ग्रंथ में है, मिथिला में है, ग्रंथ लिपि में लिखी है, ये बात आपको स्पष्ट वहीं से मालूम हो जाएगी। उसका फलक और फलक का परिमाण यानी वो भुजपत्र पर लिखी है, ताड़पत्र पर लिखी गई है या वो कागज पर यानी पेपर मैन्युस्क्रिप्ट है, उसकी साइज क्या है, परिमाण यानी साइज कितनी लंबी चौड़ी है, उसकी स्थिति कैसी है, पूर्ण है, अपूर्ण है, कंप्लीट इनकम्प्लीट है, वॉमिट एंड ये क्षतिग्रस्त है, दीमक ने खा गई है या क्या है स्थिति। बाद में फोलियो की संख्या दिखाई जाएगी आपको, कितने पृष्ठ हैं, एक फोलियो मीन्स 2 साइड, प्रत्येक पंक्ति में अक्षर संख्या कितनी है और प्रत्येक पृष्ठ पर लिखी गई पंक्तियों की संख्या कितनी है, ये सारी चीज बताई जाएगी ताकि आप उस ग्रंथ का उपलब्ध परिमाण, उसकी ईयता, वॉल्यूम कितना है, श्लोक प्रमाण यानी ग्रंथ प्रमाण भी आपको दिया जाता है। एक श्लोक यानी 32 अक्षर, तो प्रत्येक ग्रंथ का एक श्लोक प्रमाण भी निकाल कर लिखा जाता है कि इतनी साइज वाला इतना लंबा ये ग्रंथ है। लेखन काल यानी जिसमें स्थल और संवत्सर दोनों का निर्देश होता है कि यहाँ पर वो लिखी गई थी, इस संवत्सर में, इस राजा के शासन काल में लिखी गई है। और पांडुलिपि के अंत भाग में पुष्पिका होती है जिसमें उद्घोषित किया जाता है कि फलाना फलाना के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ यहाँ पूर्ण होता है। लहिया अपना नाम लिखता है, कुछ विज्ञप्ति भी करता है कि कैसे इस ग्रंथ को संभाल के रखना है आपको, उसका स्वामी कौन है, मालिक कौन है, लिखवाने वाला कौन है, उसका पाठक वर्ग कौन है। बाद में ये कैटलॉग बनाने वाले ये पांडुलिपि कहाँ से उनको प्राप्त हुई है उसका प्राप्ति स्थान भी दिखाते हैं। और अंतिम कॉलम में कुछ रिमार्क्स यानी विशेष सूचना यदि कोई देना है तो वो भी वहां पर प्रस्तुत किया जाता है। यानी बिना पांडुलिपि देखे, बिना कहीं पर जाए, स्वयं आप घर बैठे इन कैटलॉगों के माध्यम से उपलब्ध पांडुलिपियों के संदर्भ में बहिरंग के साथ जुड़ी जो भी चीज हो सकती है वो सारी जानकारी आपको हस्तगत इन कैटलॉगों में से हो जाती है। जैसे कि आगम प्रभाकर पूज्य श्री पुण्य विजय जी महाराज साहब ने कैटलॉग ऑफ संस्कृत एंड प्राकृत मैन्युस्क्रिप्ट जो बनाया,
लाल भाई दलपत भाई भारतीय संस्कृत विद्या मंदिर अहमदाबाद से जिसका प्रकाशन हुआ है, उसमें उन्होंने एक साइड में आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पर एक क्रम लिखा है, पांडुलिपि का क्या क्रमांक है, परिमाण यानी उसके साइज क्या है, रचना वर्ष क्या है, रचना स्थल क्या है, किस गांव में बैठकर उसको लिखा है, दसाड़ा है, दशाड़ा, लिम्बड़ी है, नगर समुद्र, नर समुद्र नगर है, लेखन वर्ष क्या है उसका, संवत्सर कौन सा है, शक संवत है कि विक्रम संवत है, लेखन स्थल तो राधनपुर, जुनी जालना, खेड़ा, नौतनपुर, अमरावती इत्यादि। उसकी स्थिति कैसी है, पांडुलिपि की स्थिति श्रेष्ठ है, जीर्ण है, ये सब बताया जाता है। लिपिकार कौन है, लेखक लहिया कौन है, तो पंडित जिन सागर ने उसको कॉपी बनाई है, पंडित शांति विमल जी ने बनाई है, किसी वकील ब्रजलाल वेणीदास ने लिखा है, और रिमार्क के रूप में, विशेष उल्लेख के रूप में वो अपूर्ण है, दिमक से वो खा गई है, पेज नंबर 33 डबल है, वही का वही है। तो इस तरह से संशोधित की गई है या नहीं की गई है, ये सारी जानकारी कैटलॉग में हमको दी जाती है। दूसरा कर्तव्य, आपको सहायक सामग्री एकत्र करने की बात मैंने कही थी, तो वेरियस टेस्टिमोनिया, वो सहायक सामग्री कितने तरह की होती है, उसका बहुत बड़ा वैविध्य है। जैसे कि सूत्र साहित्य का कोई ग्रंथ है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, तो उस पर लिखा गया भाष्य, उस भाष्य पर लिखी गई कमेंट्रियां, पदी पुद्योत वगैरह, और सूत्र साहित्य पर लिखी गई वृत्तियां, काशिका वृत्ति हो, सिद्धांत कौमुदी हो, और कमेंट्री पर जो कमेंट्रियां लिखी गई, वो सारा साहित्य वो सहायक सामग्री, यानी केवल पाणिनि का सूत्र पाठ वो आपकी बेसिक सामग्री है। पांडुलिपि जो है सूत्र पाठ की वो तो मुख्य है, लेकिन उससे जुड़ा जो अलग साहित्य है, टीका टिप्पण आदि हो, वो सब सहायक सामग्री मानी जाती है। यानी कमेंटेटर ने सूत्र का स्वरूप कैसा मानकर उसका व्याख्यान किया है। पांडुलिपि में सूत्र का जो स्वरूप आप पढ़ रहे हैं, उससे भिन्न सूत्र का स्वरूप लेकर कमेंट्री लिखी जा रही है या वही है, तो ये सपोर्टिव एविडेंस के रूप में ये सहायक सामग्री को भी एकत्र करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि काव्य नाटक आदि हैं, तो उस पर लिखी गई टीका टिप्पण वो भी आपको कलेक्ट करना है। हमारे देश में एक रूपांतरण का भी माहौल है, गद्य कृति होगी तो उसका पद्य में रूपांतर किया जाता है, या पद्य होगी तो उसका गद्य रूपांतर हो जाएगा, या पद्य का नाट्य में रूपांतर हो जाएगा। तो लिटरेरी फॉर्म बदलकर भी रूपांतरण के रूप में वही ग्रंथ आगे मिल सकता है, या भाषांतर, भाषांतर के रूप में जो उपलब्ध है वह भी हमारी सहायक सामग्री, यानी भाषांतरकर्ता के समय में उसके सामने मूल कृति का पठ कैसा रहा था, वो भाषांतर के माध्यम से जाना जाता है। संक्षेपीकरण का कार्य भी हमारे देश में हुआ है, संदोहन का कार्य भी हुआ है। जैसे 1,00,000 श्लोक का महाभारत कोई नहीं पढ़ सकता है, तो उसके लिए बाल रामायण, बाल महाभारत या भारत मंजरी क्षेमेंद्र ने जो बनाई है, तो महाभारत का सारभूत तत्व निकालकर एक छोटे भाग में, यानी किशोरावस्था में पढ़ने की योग्य महाभारत छोटा बनाया जाता है। वो संक्षेपीकरण का कार्य जिन ग्रंथों में है वे भी हमारी सहायक सामग्री है। कथी काव्य यानी पैरोडीज, अनुकरणात्मक काव्य, जैसे कि महाकवि कालिदास का मेघदूत काव्य, वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया, लेकिन 850 में जिनगणि नाम के एक जैन साधु बाबा जी ने पार्श्वाभ्युदय, जीन सेन नाम के व्यक्ति ने पार्श्वाभ्युदय नाम का एक काव्य लिखा, अनुकरणात्मक, जिसमें 3 पंक्ति पार्श्वनाथ भगवान से संबंध जुड़ी हुई है, और चौथी पंक्ति मेघदूत से यथातथ रूप में उसमें बुनी गई है। पूरा मेघदूत आप पार्श्वाभ्युदय के चतुर्थ चरण को देख लेंगे तो उसमें पूरा मेघदूत यथातथ है, यानी एक तरह से समस्या पूर्ति करके एक मेघदूत की पंक्ति ली
रहते हुए पार्श्वनाथ का चरित्र उसमें लिखा गया है। तो 850 में मेघदूत का एक अनुकरणात्मक काव्य लिखा गया है। वो सबसे पुरानी उपलब्ध सहायक सामग्री हो जाएगी। मल्लिनाथ की कमेंट्री है, लेकिन वो तो 14वीं शताब्दी में आते हैं। और हमारा उपक्रम यही है कि हमें प्राचीन से प्राचीनतर पाठ देखना है। तो आज उपलब्ध हो रही पांडुलिपियां 200-300 साल पहले की हैं। उससे पुराना एविडेंस हमारे पास मल्लिनाथ की 14वीं शताब्दी की संजीवनी टिप्पण है। और उससे भी आगे वाला पाठ क्या है, तो जीनसेन का ये पार्श्वाभ्युदय देखना पड़ेगा। इस तरह से इस सहायक सामग्री के आधार पर उसकी सहायता से हम पीछे हट करके अतीत में जा सकते हैं। उसी तरह से कतिपय उद्धरण अवतरण हमारे शास्त्र ग्रंथों में पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष की एक शैली होती है। जिसका खंडन करना है उसको हम उद्धृत पहले करते हैं। तो वो भी एक उद्धृत पैराग्राफ जो होते हैं वो भी सहायक सामग्री है। उसी तरह से विविध अनुक्रमणिकाएं बनाई गई है, वो भी एक सहायक सामग्री है, जिसके आधार पर मालूम हो जाएगा कि फलाने फलाने ग्रंथ में कितने अध्याय है, कितने पात्र हैं, इत्यादि इत्यादि। इसीलिए कहा गया है कि एडिटर शुड कलेक्ट द एक्सटर्नल or indirect evidence of the older text in the ages before the existing manuscript edition begins. उपलब्ध पांडुलिपियां जहां से शुरू होती है 200-300 साल पहले की हो रही है, लेकिन उससे भी पुरानी क्या सामग्री हो सकती है? परोक्ष प्रमाण के रूप में जो सामग्री हो सकती है उसको हम सहायक सामग्री कहते हैं, टेस्टिमोनिया कहते हैं। दिस इज नोन एज टेस्टिमोनियम। तो ये भी पाठालोचन के लिए बहुत आवश्यक है, उसको भी हमें एकत्र करना होगा। सहायक सामग्री का संग्रह क्यों करना है? तो उपलब्ध होने वाली प्राय सभी पांडुलिपियां 100, 200, 300, अधिक से अधिक 400 वर्ष पुरानी हो सकती है, उससे अधिक पुरानी नहीं मिलेगी। अतः प्राप्त पांडुलिपियों से प्राचीनतर पाठ्यांश ढूंढने का प्रयास करना ही चाहिए। वह कैसे करेंगे? तो सहायक सामग्री में प्राचीनतर पाठ मिलने की पूर्ण संभावना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेघदूत का पाठोद्धार करना है तो 14वीं शताब्दी में खड़े हैं मल्लिनाथ, 10वीं शताब्दी में आते हैं वल्लभदेव, उससे भी आगे जाना है तो 850 में जीनसेन का ये अनुकरणात्मक काव्य है। तो इस तरह से हमें प्राचीनतर पाठ खोजना है, क्योंकि हमारा कोई भी प्रशिष्ट ग्रंथकर्ता एकाकी नहीं होता है। दिस इज अ मोस्ट वंडरफुल थिंग फॉर संस्कृत लिटरेचर कि हमारा प्रशिष्ट ग्रंथकर्ता एकाकी नहीं होता है, यानी वो किसी न किसी रूप में उसका उद्धरण मिलेगा आपको। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में, अलंकार शास्त्र के ग्रंथों में उद्धरण मिलेंगे, या अनुकरणात्मक कोई काव्य मिल जाएगा, या बहुत सारी टिकाएं मिल जाएगी। इसीलिए हॉल ने कहा है, इफ एवरी क्लासिकल ऑथर स्टूड अलोन and if the only surviving evidence of his work was in the shape of manuscript, it would not be possible to penetrate far into the history of the text which lies behind the manuscript. वो बताते हैं कि यदि ऐसी सहायक सामग्री नहीं रहती तो हम केवल उपलब्ध पांडुलिपियों के आधार पर अतीत में नहीं झांक सकते। प्राचीन से प्राचीनतर काल में कौन सा पाठ था, वो जानने के लिए, देखने के लिए ये जो परोक्ष सामग्री है, जिसको सहायक सामग्री ऐसा नाम दे रहे हैं, उसका होना बहुत जरूरी है। तभी जाकर हम अतीत में देख पाएंगे। संग्रहित की गई पांडुलिपियों में से चयन, मान लीजिए कि आपने किसी ग्रंथ का कार्य शुरू किया, 50 पांडुलिपि आपके हाथ में आ गई, तो 50 का विनियोग करना मुश्किल भी होता है। इसीलिए यू हैव टू बी ए चूजी पर्सन, सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको। तो पाठ्य ग्रंथ की शताधिक मातृकाएं मिलने पर किनका ग्रहण करना है,
और किसका ग्रहण नहीं करना है, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। जैसे कि पांडुलिपियों में से जो प्राचीनतर हो एवं जो पूर्ण हो। पहले हमने बताया है आपको कि पांडुलिपियों के अंतभाग में प्रायः उसका लेखन काल लहिया बताता है। यदि लहिया नहीं नहीं बताया है तो लिपि की आकृति के आधार पर में चलने वाली ये देवनागरी है, उसके आधार पर हम जो पुराने समय की अधिक पुरानी जो पांडुलिपि होगी उसका हम सिलेक्शन करेंगे। एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि प्रायः वो कंप्लीट होना चाहिए ग्रंथ। 2-4 पृष्ठ ही मिलते हैं किसी पांडुलिपि का, यानी अपूर्ण है, तो उसका ज्यादा विनियोग नहीं है। इसीलिए हो सके वहां तक पूर्ण पाठ जिसमें पूर्ण ग्रंथ लिखा हो, ऐसी पांडुलिपि का हमें चयन करना है। दूसरा, समग्र देश का प्रतिनिधित्व करने वाली हो, ऐसी पांडुलिपियां हमें सिलेक्ट करनी चाहिए। देवनागरी प्राय सारे देश में से मिल जाती हैं, तो उसको हमने पहले केंद्र में रखी। उसकी आप थोड़ी अधिक पांडुलिपियां एकत्र कर लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ शारदा लिपि में लिखी गई पांडुलिपि भी आपको प्राप्त करनी चाहिए। नेवारी में लिखी गई पांडुलिपि, मैथिली में लिखी गई पांडुलिपि, बंगाली, उड़िया, तो ये पूर्वोत्तर भारत में चलने वाली सारी लिपियों में लिखी गई पांडुलिपियां भी आपको कुछ कुछ चुन लेनी चाहिए। उसी तरह से साउथ इंडिया का प्रतिनिधित्व भी आपको ध्यान में लेना पड़ेगा कि तेलुगु लिपि में लिखी गई या ग्रंथ लिपि में तमिलनाडु में जो चलती है, और मलयालम में लिखी गई पांडुलिपियां, तेलुगु के साथ साथ हम नंदी नागरी और कन्नड़ लिपि को भी ले सकते हैं प्रतिनिधित्व के रूप में। तो ऐसा करने से सारे देश का जहां प्रतिनिधित्व हो जाए, ऐसी सभी लिपियों में लिखी गई पांडुलिपियां किसी एक ही ग्रंथ की आपको चुननी होगी। यू हैव टू सिलेक्ट, ताकि आप कह सके कि मैंने पूरे देश में प्रचलित हुए पाठ का अवलोकन कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक प्रांत की ही पांडुलिपि देखी है। एक ही ग्रंथ पूरे देश में फैला है, तो पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों में चलने वाली अलग अलग शताब्दियों वाली अलग अलग लिपियों में लिखी गई पांडुलिपियां भी हमें सिलेक्ट करनी होगी। और प्राय स्वच्छ हस्ताक्षर जिसमें हो, जिसमें कम अशुद्धियां हो, ऐसे ऐसे कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत पर हम शताधिक पांडुलिपियों में से किसका चयन करेंगे, किसका नहीं करेंगे, ये मार्गदर्शन है। इनमें अपवाद अवश्य हम कर सकते हैं। कभी कोई अपूर्ण है लेकिन बहुत पुरानी है, तो वो अपूर्ण पांडुलिपि भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। चौथे चरण पर फ्रॉम कोलेशन शीट टू स्टिमा कोडिगम, यानी पी डिग्री, संतुलन पत्रिका से चलकर हमें वंश वृक्ष बनाने की भी प्रक्रिया करनी है। तो चयन का कार्य हो गया, बाद में एक संतुलन पत्रिका के संदर्भ में आगे बढ़ना है। तो स्कॉलर शुड कंसल्ट मैनी डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग्स ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स। सबसे पहले उसको पांडुलिपियों की विवरणात्मक सूचियां देखनी है। He should obtain soft copies of extant manuscripts from manuscript libraries. आपको स्कैन कॉपी, पीडीएफ कॉपी मंगवानी होगी, जो शारदा में ग्रंथ में अलग अलग लिपियों में लिखी गई हो। तो manuscripts written in शारदा ग्रंथ एक्सेट्रा स्क्रिप्ट्स कैन बी ट्रांसलिटरेटेड into the popular देवनागरी स्क्रिप्ट। आपको उसका लिप्यंतरण करना होगा, देवनागरी में उसको ढलना पड़ेगा। Scholars should also collect all types of testimonia, जिसमें कमेंट्रीज का समावेश होता है, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्लस सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है पांडुलिपि, और सेकेंडरी एविडेंस होता है ये सहायक सामग्री। इतना कर लेने के बाद देन
continuous reading of manuscripts and noting down of their peculiarities. बार बार आपको एक ही पांडुलिपि पढ़नी पड़ेगी और प्रत्येक पांडुलिपि का क्या वैशिष्ट्य है, लिपिकार की क्या विशेषता है, वो आपको पकड़नी होगी. This is necessary for grouping of manuscript material in different versions, जिसके आधार पर आप कुछ कुछ जूथ बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे. ये एक समान स्थान पर एक दूसरे में से बनी हुई ये पांडुलिपियां लग दी है. Here the editor can select some manuscripts from each version for further study. He should give preference to older, purer and complete manuscripts as far as possible. जो सबसे पुरानी है, जो शुद्ध है और जो पूर्ण है. These are the three criteria. पाठ संपादन के लिए किस तरह की पांडुलिपि को चुनना है. Collation sheets are to be filled by variants, mistakes, omissions from all manuscripts. आपने जिन पांडुलिपियों का चयन किया उनमें से किस चीज को आपको लिखना है, तो जो पाठभेद हो, पाठांतर हो, जो लिपिकार की अशुद्धियां हो और जो लुप्तांश हो, उसको आपको उद्धृत करना है, लिखना है. इस पांडुलिपि ये भाग नहीं है. अब कैसे लिखेंगे? तो स्ट्रक्चर ऑफ ए कोलेशन शीट. कोलेशन शीट मीन्स संतुलन पत्रिका. सम्यक तुलना के लिए बनाई गई पत्रिका को संतुलन पत्रिका कहते हैं. उसका एक नमूना मैंने आपके सामने रखा है. उसका स्वरूप कैसा होता है तो आप देखिए कि दो साइड पर दो मार्जिन बड़े बड़े रखे हैं और एकत्र की गई, उनमें से पसंद की गई पांडुलिपियों का आप कुछ सांकेतिक नाम रखेंगे जिसको सिंगला ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं. बाद में S2 मीन्स शारदा की दूसरी पांडुलिपि. रक्तवर्णी स्याही से आप वलगेट का पाठ लिखेंगे. वलगेट यानी बहुमान्य पाठ, बहुप्रचलित पाठ. निर्णय सागर या गीता प्रेस गोरखपुर की छपी किताब में क्या मिलता है वो सबसे पहले आप लिखिए, क्योंकि तुलना के लिए किसी एक पाठ को आपको आधार बनाना पड़ेगा. आप किसी पांडुलिपि जो सबसे पुरानी उसको भी पहले रख सकते हैं. किसी एक को आप पहले रखना है जिसको हम वलगेट कहेंगे. कि उसकी अपेक्षा से अन्य पांडुलिपियों में क्या क्या है वो उसके नीचे नीचे लिखते जाएंगे. और पांडुलिपि का जो कुछ इंटरपोलेटेड भाग यानी कुछ प्रक्षिप्त अधिक पाठ मिलता है, मार्जिनल कोई नोट्स है या कोई श्लोक आगे पीछे हो गया है, ये सारी चीज आप रिमार्क के रूप में आपके दक्षिण हस्त पर जो अंतभाग में एक मार्जिन रखा है वहां पर आप लिखेंगे. तो इस तरह की एक संतुलन पत्रिका होती है. एडिटर शुड सिलेक्ट ए प्रिंटेड पॉपुलर टेक्स्ट. मैंने अभी कहा आपको कि बहुमान्य पाठ या बहुप्रचलित पाठ उसको पहले आपको सिलेक्ट करनी है और वन कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट आप उसको उठा के रख सकते हैं प्रथम पाठ के रूप में एज ए बेसिक फॉर कंपैरिजन. दिस विल बी कॉल्ड ए वल्गेट टेक्स्ट. देन ही हैज टू प्रिपेयर स्पेशल कोलेशन शीट. निश्चित स्वरूप वाली एक आपको संतुलन पत्रिका बनानी पड़ेगी जिसमें आप 16 स्क्वायर रखेंगे. 1 2 3 4 16 इसीलिए कि हमारे अनुष्टुप छंद का जो बंधारण है उसमें 8 अक्षर का गायत्रपाद होता है. तो 2 5 साम पूर्वार्ध उत्तरार्ध करके 32 अक्षर होते हैं, लेकिन पूर्वार्ध में 16 अक्षर होते हैं और आगे पीछे 2 मार्जिन रखेंगे. 16 + 2 यानी 18 कॉलम आप बनाएंगे, खड़ी कॉलम स्तंभ बनाएंगे. 18 स्तंभ होंगे और नीचे के भाग में जो रो पंक्तियां बनानी है तो जितनी भी आपके पास पांडुलिपियां हैं उतनी आपको पंक्तियां बनानी होगी. इसके स्थान पर अब आधुनिक युग में नवोदित छात्रों के लिए कंप्यूटर का एक्सेल शीट भी उपयोग में लिया जा सकता है, जिसका भी मैं आपको एक नमूना दिखाने वाला हूं. इन द फर्स्ट कॉलम राइट डाउन द सिंगला असाइन टू ईच मैन्युस्क्रिप्ट. प्रत्येक मैन्युस्क्रिप्ट का आपको सांकेतिक नाम देना पड़ेगा. क ख ग ग इत्यादि नाम भी दे सकते हैं. या आप देवनागरी की मान लीजिए कि 3 पांडुलिपि एकत्र की है तो देवनागरी की पहली, देवनागरी की दूसरी, शारदा की पहली, D1 D2 शारदा 1. इस तरह से
सांकेतिक नाम देना होगा आपको, जो आप इस संतुलन पत्रिका में लिखेंगे. Thereafter, there should be 16 squares for each letter of a श्लोक. अनुष्टुप छंद में लिखा गया कोई श्लोक है तो 16 स्क्वायर आपको बनाना पड़ेंगे. And then there should be a large column at the end for remarks. अंत में आपको दक्षिण हस्त पर एक बड़ा हाशिया भी बनाना होगा. The Vulgate text is to be written in the top column in red ink on each sheet. लाल अक्षर से जिसको हम आधार बनाएंगे, जिस पाठ को, जिसके अपेक्षा से क्या क्या तफावत है, क्या क्या विभिन्न प्रकार के पाठभेद हैं, वो नीचे हम लिखने वाले हैं. Collation sheets are inevitable for critical edition. ये बात ध्यान से समझ लीजिए आप. ये संतुलन पत्रिका बनाना बहुत अनिवार्य है, आप उसको नहीं टाल सकते. On the collation sheets, the singulum of manuscript is written in the first left column. लेफ्ट हैंड साइड पर आपको प्रत्येक पांडुलिपि का जो सांकेतिक नाम है उसको उसी क्रम में लिखना होगा. Then every letter of the half verse has to be compared with the text of Vulgate written at the top in red color. ऊपरी भाग में जो रक्तवर्णी शाही से लिखा हुआ बहुमान्य पाठ है उसकी तुलना में जो अन्य है वो आपको नीचे लिखना है. If the text of manuscript and Vulgate are same, रक्तवर्णी शाही से जो मूल पाठ पहले आपने लिखा है और जिस पांडुलिपि को लेकर आप उसकी तुलना कर रहे हैं उसमें कोई तफावत है ही नहीं, तो आपको द कॉलम कंसर्न शुड बी केप्ट ब्लैंक, उसको खाली छोड़ना है. नो डिफरेंस इज सीन, कोई विभेद दिखता नहीं है. जो रक्तवर्णी शाही से लिखा है वही का वही पांडुलिपि में है, तो आपको कुछ नहीं करना, उस पंक्ति को छोड़ देना है. बट इफ यू फाइंड एनी न्यू वर्ड दैट इज वेरिएंट, कोई नया शब्द दिखाई पड़ता है, सार्थक पाठांतर दिखाई पड़ता है, एंड मिस्टेक्स, कोई पर्यायवाची शब्द का प्रयोग मिलता है या कोई लिपिकार की अशुद्धि मिल जाती है, दे आर टू बी नोटेड इन द रिस्पेक्टिव कॉलम. तो उसी शब्द के नीचे उस अशुद्धि को, उस पर्यायवाची शब्द को, उस सार्थक पाठभेद को आपको अवश्य लिखना है, तब जाके तुलना करेंगे. If there are interpolations, any kind of disorder and marginal notes, they should be noted in the last right hand side column. आपके दक्षिण हस्त पर जो दूसरा मार्जिन है वहां पर प्रक्षेप या व्युत्क्रम कोई श्लोक का है तो वो सब आपको वहां पर लिखना है, which is meant for remarks. तो ये संतुलन पत्रिका का स्वरूप है और उसका इस रूप में इस तरह से विनियोग हमें करना है. एक नमूने के तौर पर, एक एक्सरसाइज के रूप में, इस महामारी के दिवसों में आपको वेबिनार के माध्यम से जो प्रशिक्षण देना है उसमें आप यहाँ ध्यान से देखिए कि एक संतुलन पत्रिका निदर्श के रूप में यहाँ रखी है जिसमें 16 स्क्वायर बीच में है और अगल बगल में पांडुलिपि के सांकेतिक नाम लिखा है और अंत में एक रिमार्क वाला दूसरा मार्जिन भी रखा है. रघुवंश का एक श्लोक लेते हैं जो पूर्ण पांडुलिपि में मिलता है या निर्णय सागर प्रेस की कोई आवृत्ति जो बहुप्रचलित पाठ है उसको हमने लिख दिया है रक्तवर्णी शाही से. मंद कवि यशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहस्यताम प्रांशुलभ्ये फले लोभाद उद्बाहुरिव वामनः. अब शारदा की इसको लिख लिया आपने, प्रिंटेड टेक्स्ट के आधार पर लाल शाही से पहला पाठ लिया. अब उसकी अपेक्षा से एक एक पांडुलिपि को उठाकर आप देखेंगे कि शारदा पांडुलिपि में इस श्लोक को किस रूप में लिखा है, तो वहीं पर भी यही मिलता है, यानी कोई अलग स्वरूप नहीं है, यथातथ रूप में शारदा में लिखा है यही श्लोक रखेंगे, आपको कुछ नहीं लिखना है. उसका मतलब यह होगा कि शारदा पाठ भी ऊपरी तरह का ही है. बाद में ग्रंथ लिपि में लिखी पांडुलिपि आपने उठाई, तुलना करना शुरू किया, तो प्रार्थी के स्थान पर
प्रेप्सु मिला आपको 7वें और 8वें अक्षर के रूप में। मंद कवि यश प्रार्थी नहीं है, बल्कि अब क्या है ग्रंथ लिपि में, मंद कवि यश प्रेप्सु गमिष्याम। तो जहां समान है वो नहीं लिखेंगे, लेकिन अशुद्धि जो है मी प्लस उ म्यू होना चाहिए, गमिष्यामी उपास्यताम। लेकिन 12वें नंबर के स्तंभ पर आप देखिए तो अशुद्धि है, ग्रंथ लिपि में म्य है, म्यू होना चाहिए। तो जो गलत है उसको भी आप लिख दीजिए, ताकि समझ में आए कि लिपिकार कितना सावधान है या नहीं। जैसे ही हम इसी श्लोक की दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि वहां और एक पाठभेद है। आशुलंघ्ये फले लोभाद उद्बाहु विवामनः। अब प्रांशु लभ्ये के स्थान पर दोनों ही शब्द बदल गए। प्रांशु के स्थान पर आ गया आशु और लभ्ये के स्थान पर लंघ्ये आ गया, जल्दी से जिसको लांघ सकते हैं। तो ये जो नया शब्द आया, मीनिंगफुल वेरायंट आया, सार्थक पाठभेद आया, उसको आप अवश्य लिखेंगे। ये प्रचलित पाठ में प्रांशु लभ्य है, शारदा में भी वही है, लेकिन ग्रंथ में कुछ अलग है। तो जो जो अलग है, जो दोषपूर्ण है, अशुद्धि है, उन सबको लिखना है। देवनागरी की पहली पांडुलिपि उठाई जिसको नाम दिया है D1, तो उसमें समान पाठ है प्रथम पंक्ति में, तो उसको खाली छोड़ दीजिए। लेकिन दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं तो समझ में आएगा लोभाद के स्थान पर मोहाद। देखिए पर्यायवाची शब्द आया, प्रांशुलभ्ये फले लोभाद अब नहीं है, लेकिन क्या है, प्रांशुलभ्ये फले मोहाद, मोह से आकृष्ट होकर कोई वामन उसको प्राप्त करना चाहता है। तो ये नया शब्द आया तो उसको अब हमें लिखना होगा। देवनागरी की दूसरी पांडुलिपि देखते हैं, प्रथम पंक्ति में कुछ विशेषता नहीं है, छोड़ दिया। अब लभ्ये लंघ्ये के स्थान पर एक तीसरा पाठभेद है, गम्ये, प्रांशु गम्ये। लेकिन अब वर्ण व्यत्यय हो गया लिपिकार क्या से, मोहाद में से मकार हकार आगे पीछे हो गया, तो उनके हाथ से होमाद लिखा गया। ये वर्ण व्यत्यय का किस्सा हो गया, दृष्टि भ्रम होने के कारण ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार की अशुद्धि को भी हमें लिखना है। अब बंगाली पांडुलिपि लिया हमने, मान लीजिए कि तो बंगाली पांडुलिपि में पहली पंक्ति में तो कोई पाठभेद नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है, लेकिन लिपिकार थोड़ा असावधान होने के कारण दूसरी पंक्ति में लभ्ये के स्थान पर जो ब है उसको म के रूप में लिखा है, तो लम्ये पढ़ाई जा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, तो जो अशुद्ध है उसको उसी रूप में लिखेंगे। अब लोभाद के स्थान में उसने ब नहीं लिखकर म लिख दिया तो लोमाद हो गया, और वो बंगाली लोग वकार को बकार बोलते हैं, विवेकानंद को विवेकानंद बोलते हैं, इसीलिए उद्बाहु रिब बामनः। तो जो उच्चारणगत दोष किया है उसको भी हमें संतुलन पत्रिका में लिखना है। अब आप उसका एनालिसिस करेंगे, ध्यान से बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो हमने आपके सामने 5 पांडुलिपियों का विवरण प्रस्तुत किया है अलग अलग पाठभेद के रूप में, तो उसमें शारदा और बंगाली में एक समानता दिखती है। क्या समानता है? केवल लभ्ये के स्थान पर लम्ये है, लोभाद के स्थान पर लोमाद है, वकार के स्थान पर बकार। बाकी पूरा श्लोक जो शारदा में है, वलगेट में है, वही का वही बंगाली में है। तो अब ये दो पांडुलिपियों में पूर्ण साम्य है, इसलिए उसका एक ग्रुप बन गया। और देवनागरी पहली और दूसरी जो है वहां पर भी मोहाद जो है उसका वर्ण व्यत्यय होकर देवनागरी 2 में होमाद हो गया, बाकी है तो वही का वही, न वो लोभाद है न प्रेप्सु हुई है। तो दो देवनागरी पांडुलिपियों में भी एक अंतर संबंध है, इसलिए उनका एक ग्रुप बन गया। और जो ग्रंथ लिपि है साउथ इंडिया की, जहां प्रेप्सु और आशु लंघे लंघे पाठ है, नया पाठ भेद है, तो ये तीनों पाठ ऐसे हैं जो कहीं पर नहीं है सारे भारत में, केवल ग्रंथ में है, तो उसका ग्रुप अलग हो गया। तो केवल एक श्लोक के निदर्श पर आप देख सकते हैं का पर जब ऐसा पूरा रघुवंश लिखा जाएगा, और यही बात
दोहरा कर सामने आएगी कि शारदा और बंगाली का पाठ समान है, यानी पूर्वोत्तर भारत में समान पाठ चलता है, साउथ इंडिया में एकदम दूसरे तरह का पाठ चलता है, और मध्य भारत में पश्चिम मध्य भाग में देवनागरी जहां चलती है वहां। तो इस तरह से संतुलन पत्रिका पर सभी पांडुलिपियों का विवरण देने से ऐसी कुछ जानकारी, इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में आ जाती है। मैंने करीब 250 से अधिक पांडुलिपियां एकत्र कर ली है अभिज्ञान शाकुंतल की। तो मैंने एक्सेल शीट का विनियोग किया है, उसका एक नमूना दिखाता हूं। क्योंकि जब शताधिक पांडुलिपियां हैं और ग्रंथ पूर्ण रूप से अनुष्टुप में नहीं लिखा है, तो क्या किया जाए? तो वहां पर एक्सेल शीट बड़ी काम आने वाली है, क्योंकि उसमें लाखों की संख्या में आप कॉलम की कल्पना कर सकते हैं, और जो रो है वो भी नीचे लाखों की संख्या में उपलब्ध है। आप जी चाहे इतना डाटा एक ही शीट में डाल सकते हैं। मैंने तृतीय अंक के केवल श्लोकों का एक एनालिसिस करने के लिए बनाया था। तो वहां पर आप दृष्टि भ्रम न हो इसलिए कलर का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे ऊपरी वाली भाग में मैंने चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज से प्राप्त की गई पांडुलिपि का नंबर लिखा है, बीकानेरी का लिखा है, डेक्कन कॉलेज पुणे की पांडुलिपि, बीएल इंस्टीट्यूट दिल्ली, कोटा राजस्थान, वहां से मुझे 3 पांडुलिपियां मिली हैं, जयपुर से 2, उज्जैन गंगानाथ झा, वहां से 2 उज्जैनी की, 2 सिंधिया ओरिएंटल इंस्टीट्यूट की, डेक्कन कॉलेज, पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी अमेरिका, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद की राजकीय पांडुलिपि संग्रहालय जो अल्लाहपुर में आई हुई है, और हस्तप्रतियों का क्रमांक 12, 13, 14, 15, 16 इस करके 250 तक आप लिख सकते हैं। कौन सी पांडु बाद में सेकंड रो में मैंने लिखा है लेखन काल, किस संवत्सर में, किस ईस्वी सन में वो पांडुलिपि लिखी गई है, यानी पांडुलिपि की पुरातनता भी आप इसके आधार पर देख पाएंगे। और कौन सा श्लोक कहाँ पर है, किस क्रमांक में है, वो सब डाला है। जैसे कि अनिशम अपि मकर केतु और मनसोरुजम आवाहन, तो वो कहीं 6 नंबर पर भी है वो श्लोक डेक्कन कॉलेज में, वही श्लोक बीएल इंस्टीट्यूट वाली पांडुलिपि में 5वें क्रमांक पर आता है। तो श्लोक क्रम जो दृश्य आगे पीछे होता है, तो श्लोक क्रमांक बदल जाते हैं, ये सारी जानकारी आप दे सकते हैं। इस तरह से भी एक्सेल शीट का उपयोग करके आधुनिक काल में कंप्यूटर का विनियोग करने वाला छात्र एक्सेल शीट यानी संतुलन पत्रिका इस रूप में भी बना सकता है। इसमें से प्रेरणा प्राप्त करके नवोदित छात्र, कंप्यूटर के जमाना है तो इस रूप में कार्य हमें करना चाहिए। अब संतुलन पत्रिका बनाने का प्रयोजन क्या है? तो स्मृति को सहायक हो ऐसी सामग्री के रूप में यह विकल्प है। आपको कुछ याद नहीं रखना है, एक्सेल शीट खोलेंगे तो आपके सामने सब आ जाएगा। अनेक पांडुलिपियों के पृष्ठों को सम्मिश्रण से बचाना, डायरेक्टली मैन्युस्क्रिप्ट लेकर आप उसके सहारे पर तुलना करेंगे तो मति भ्रम भी होगा और पृष्ठ फटते भी जाएंगे। और आज के जमाने में कोई मूल पांडुलिपि तो आपके हाथ में रखने वाला नहीं है, जो भी होगा वो स्कैन कॉपी होगी, फोटोग्राफी होगी, फोटोस्टेट कॉपी होगी, तो वो भी खराब हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि हम उसको कंप्यूटर में डाल दें। एक ही दृष्टिपात में तुलना संभवित हो जाएगी, तब जाकर लिपिकार की विशेषताएं एवं स्खलन आदि का ज्ञान हो जाएगा आपको कि कौन से लिपिकार ज्यादा अशुद्ध लिखता है या शुद्ध लिखता है। अनुलेखनीय संभावनाओं का दर्शन होने लगेगा, जैसे मोहाद में थी होमाद हो गया। तो ये दृष्टि भ्रम होने के कारण अनुलेखन के दौरान एक प्रतिलिपि से दूसरी प्रतिलिपि बनाते समय हुई अशुद्धि है, जिसका नाम है अनुलेखनीय संभावनाओं वाला पाठभेद। पांडुलिपियों के आनुवंशिक संबंध को ढूंढा जा सकता है, जैसे हमने 3 ग्रुप अभी बनाए। दिस इज द ओनली वे आउट। ये संतुलन पत्रिका के आधार पर हम पांडुलिपियों का पारस्परिक संबंध ढूंढ सकते हैं, पिता पुत्र की परंपरा को
प्राप्त कर सकते हैं। अब 5वें चरण में ये कैसे वंश वृक्ष का निर्धारण होता है, हाउ टू डिसाइड ए स्कीमा कोडिकम। तो मान लीजिए कि काल्पनिक रूप से कि मूल ग्रंथकार का स्वहस्तलेख ऑटोग्राफ जो नष्ट हो गया है, कहीं से मिलने वाला नहीं है, उसकी मूल प्रथम आदर्श प्रति किसी ने बनाई होगी, शिष्य ने या उसके पुत्र ने, वो भी कालग्रस्त हो गई है। अब हमें वहां तक जो प्राचीनतम पाठ होगा वो वही होगा। अब देखना है ये जो सबसे अंत में नीचे लिखा है क ख ग घ च च त थ और प, ये मान लीजिए कि आज की उपलब्ध हो रही पांडुलिपिया का सांकेतिक नाम मैंने रखा है। और संतुलन पत्रिका के आधार पर मेरे देखने में ऐसा आता है कि क ख ग घ में प्रायः साम्य है। इन 4 पांडुलिपियों में प्रत्येक श्लोक में हम देखते हैं तो मालूम होता है कि क ख ग घ इन चारों में प्रायः साम्य है, समान पाठ चल रहा है, तो उसको प्रथम प्रवाह वाली पांडुलिपियां कहेंगे। दूसरी एक दो पांडुलिपि ऐसी भी है च एवं छ, जिसको हमने नाम दिया होगा, उसमें पूर्ण साम्य है, डिट्टो कॉपी है, तो उसकी एक धारा अलग बनाते हैं। साथ साथ में कंपैरेटिव चार्ट के आधार पर, संतुलन पत्रिका के आधार पर यह भी दिखाई पड़ता है कि त एवं थ पांडुलिपि में कुछ अधिक श्लोक है, यानी देयर इज अ लॉन्गर वर्जन। इसी ग्रंथ में कुछ अधिक श्लोक है, तो क ख ग घ और च छ में कम श्लोक है। उनकी अपेक्षा से ये त एवं थ नाम की 2 पांडुलिपियों में कुछ ज्यादा श्लोक है, तो उसका एक ग्रुप एक अलग बना देंगे हम। और भविष्य में कदाचित हो सकता है कि जिसको हमने नहीं देखा है, ऐसी भी कोई नई पांडुलिपि मिल सकती है, जिसको हम स्वतंत्र प्रवाह के रूप में कल्पित करके साइड में रख लेते हैं। ये हो सकता है कि यही ग्रंथ एक तीसरी वाचना वाला भी कहीं से मिल जाएगा। तो इस तरह से अब करना क्या है हमें? तो क, ख, ग, घ का मिलान करके उसके ऊपरी भाग में जाना है कि उसमें ये चारों का जनक पाठ क्या होगा, यानी उन चारों की पूर्वज प्रति क्या होगी। मान लीजिए कि हम क, ख, ग, घ को वंशज प्रति कहते हैं, तो उनकी पूर्वज प्रति के रूप में क्या पाठ होगा, उसकी हमें धारणा करनी होगी। और च, छ में तो समान पाठ है। अब जब हम ये क, ख, ग, घ और ये च, छ इन दोनों का मिलान करेंगे तो उसके ऊपरी वाला यार ये प्राचीनतर से प्राचीनतम पाठ तक पहुंच जाएंगे। और उसी तरह से त, थ का मिलान करके जो भेद होंगे उसको फुटनोट में ले लेंगे, लेकिन उससे ऊपर जाकर हम मूलादर्श प्रति के पाठ तक पहुंच सकते हैं। जब प्रथम वाचना और द्वितीय वाचना, शॉर्टर वर्जन एंड लॉन्गर वर्जन, दोनों का मिलान करके मूलादर्श प्रति में क्या होगा उसका अनुमान बनाएंगे। तो इस तरह से हम पाठ भेदों एवं अशुद्धियों के आधार पर उनके साम्य वैषम्य का लेखा जोखा करके, हिसाब किताब करके, हम इस तरह का एक डिवीजन एनालिसिस, एक टेबल बना सकते हैं, जीनियोलॉजिकल टेबल, ताकि समझ में आ जाए कि कोई एक ग्रंथ कितनी वाचनाओं में प्रवाहित हुआ है और उन प्रवाहों की साक्षीभूत कौन कौन सी पांडुलिपियां हैं। वंशवृक्ष पद्धति से पाठ संपादन करने का गुण पक्ष क्या है? तो यह पद्धति पूर्ण रूप से दस्तावेजीय प्रमाणों पर निर्भर है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी पांडुलिपियां एवं उद्धरणों के रूप में प्राप्त हो रही सहायक सामग्री उस पर निर्भर है, जिसमें पाठ संपादक की अपनी रुचि एवं अरुचि को कोई स्थान नहीं है। यानी यहां आत्मलक्षिता का अभाव है, नो सब्जेक्टिविटी इज रिफ्लेक्टेड। पांडुलिपि में क्या मिलता है, उद्धरण में क्या मिलता है, टीका में क्या मिलता है, दैट विच इज अवेलेबल इन ए फिजिकल फॉर्म, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में क्या है, उस पर यह प्रक्रिया निर्भर है। नंबर 1, संपादक की अपनी रुचि अरुचि, अपना पांडित्य उसमें प्रतिबिंबित करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्राचीन से प्राचीनतर एवं प्राचीनतम
पाठभेद को खोजने की कोशिश की जाती है इस प्रक्रिया में। मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है, मैं मानता हूं वाली बात नहीं चलती है। उसको सब्जेक्टिविटी कही जाती है। पाठ संपादक को कभी भी आत्मलक्षी निर्णय नहीं करना है कि मेरी समझ कहती है, मुझे लगता है यही होगा। कभी कभी कोई विद्वान ऐसा भी बोलते हैं कि जब मैं सोता हूं तो कालिदास मुझे नींद में आकर कहे जाते हैं कि उन्होंने ये लिखा था। तो ये सारी बातें सब्जेक्टिव है, उसको हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो जिसमें लिपियों का उद्भव क्रम, पांडुलिपि का लेखन काल इत्यादि ध्यान में लिया जाता है कि कौन सा पाठ प्राचीन है और कौन सा प्राचीनतर है और कौन सा पाठ प्राचीनतम है। देवनागरी की अपेक्षा से शारदा पाठ प्राचीनतर ही होगा क्योंकि उसका उद्भव पहले हुआ है। पेपर मैन्युस्क्रिप्ट की अपेक्षा से ताड़पत्र और भुर्जपत्र की पांडुलिपि का मूल्य ज्यादा है क्योंकि वो पहले के समय के हैं, वो अधिक टिकाऊ है। इस तरह से लिपियों का उद्भव, फलक का प्रकार और पांडुलिपि का लेखन काल, इन सारी चीजों को ध्यान में लेने से हम प्राचीनतर से प्राचीनतम पाठभेद को खोज सकते हैं, उसकी हम कोशिश कर सकते हैं। ये प्रक्रिया ऐसी है, यानी उसमें एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दाखिल होता है, समयानुक्रम उसमें दाखिल होता है। समान एवं विषम पाठों के आधार पर उपलब्ध पांडुलिपियों का यूथ निश्चित किया जा सकता है। अंततोगत्वा आनुवंशिक संबंध निर्णित होगा जिससे प्राप्त पांडुलिपियों का वंशवृक्ष तैयार होगा। ये उसका बेनिफिट है। कालग्रस्त मूलादर्श प्रति यानी फर्स्ट आर्चिटाइप के पाठ का हम अनुमान कर सकते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में यानी वंशवृक्ष पद्धति में वस्तुलक्षिता है यानी ऑब्जेक्टिविटी है। मूर्त रूप में जो पांडुलिपि आपके हाथ में है उसके आधार पर ये काम करते हैं एवं ऐतिहासिक क्रम में हुए पाठ विचलन को देखा जा सकता है। These are the benefits and beauties of this whole methodology. इस तरह से हमारे पुरोगामी आचार्यों ने, विद्वानों ने रामायण का एक वंश वृक्ष सोचा है। प्रोफेसर गोविंद लाल भट्ट जी ने ओरिएंटल इंस्टीट्यूट एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा में ये कार्य हुआ समीक्षित आवृत्ति बनाने का। तो वाल्मीकि ने अपने हाथ से रामायण लिखी होगी, बाद में सीता के पुत्र लव और कुश को सिखाई, उन्होंने मौखिक परंपरा से उसका गान किया। उनकी दो धाराएं चल पड़ी होगी, एक उत्तरी वाचना उत्तर भारत में प्रचलित, जिनकी पांडुलिपियां पश्चिम भारत राजस्थान गुजरात की ओर से मिलती हैं, उत्तर पश्चिम भाग में मिलती हैं पंजाब वगैरह साइड पर, और पूर्वोत्तर भारत में मिलती हैं। कौन कौन सी लिपियां हैं? राजस्थानी है, गुजराती है, कश्मीरी, शारदा, नेवारी, मैथिली, बंगाली। इन सारी पांडुलिपियों में उत्तर भारत की वाचना का रामायण मिलता है। और जब दक्षिण भारत की पांडुलिपियां का विश्लेषण किया गया तो ऐसा मालूम हुआ कि तेलुगु ग्रंथ और मलयालम में जो पांडुलिपियां लिखी गई हैं उनमें एक समान पाठ है जो उत्तरी वाचना से भिन्न है। तो दाक्षिणात्य वाचना इन दोनों में, अब प्रश्न होगा पाठ संपादक के लिए कि दो तरह का रामायण मिलता है, एक साउथ इंडियन रिसेंशन वाला भी है और एक नॉर्दर्न रिसेंशन वाला भी है। किसको मूल पाठ के रूप में स्थापित किया जाए और कौन सी दूसरी वाचना का पाठ भेद फुटनोट में डाला जाए? तो समीक्षित आवृत्ति में उत्तरी पाठ की अपेक्षा से दाक्षिणात्य पाठ को प्रथम स्थान दिया गया, उसको अधिक श्रद्धेय माना गया। क्यों? व्हाट वाज द क्राइटेरिया? ये साउथ इंडिया की पांडुलिपियों में रहा पाठ वाल्मीकि के नजदीक का है, ऐसा क्यों माना गया? तो उसमें जुक्ति ये दिखाई दी गई है, प्रमाण ये दिया गया है कि दाक्षिणात्य वाचना अधिक श्रद्धेय इसलिए मानी गई है कि उसमें प्राचीनतर आर स्वरूप अधिक सुरक्षित रखे गए हैं। वाल्मीकि को ईसा पूर्व 3री-4थी शताब्दी में हम रखे तो उस समय की जो संस्कृत भाषा हो सकती है, आर्काइक फॉर्म, कुछ कुछ स्थान पर अपाणिनीय भाषा प्रयोग भी होगा, उस सब की सुरक्षा हुई है दक्षिण भारत की पांडुलिपियों में। इस तरह की भाषा की सुरक्षा उत्तरी वाचना में नहीं दिखती है, इसीलिए उत्तरी वाचना में मिलने वाले पाठभेद को पाद टिप्पणी में रखे गए हैं और दक्षिणात्य वाचना के पाठ को मूल पाठ या
कवि मूल कवि को अभिप्रेत हो ऐसे पाठ के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। उसी तरह से महाभारत का वंश वृक्ष देखिए, जैसे हमने कहा था पहले कि व्यास ने एक किंवदंती के अनुसार, अनुश्रुति के अनुसार व्यास जी ने भगवान गणेश को बुलाकर लिखवाया और वो लिखा हुआ जय काव्य वैशंपायन के हाथ में पहुंचा। वैशंपायन ने पौराणिक सुत पौराणिकों को दिया। इस तरह से कथावाचकों की परंपरा में ये महाभारत ग्रंथ धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल गया और उसकी पांडुलिपियां बनने लगी। तो उसमें भी उत्तरी वाचना और दाक्षिणात्य वाचना महसूस होने लगी। जब संतुलन पत्रिका बनाई गई भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, महाभारत की क्रिटिकल एडिशन 1933 में 1933 में बी.एस. सुक्थंकर जी की अध्यक्षता में भंडारकर इंस्टीट्यूट में कार्य संपन्न हुआ। तब उनके सामने संतुलन पत्रिकाओं के आधार पर यह चित्र आ गया कि महाभारत दो तरह का मिलता है, एक उत्तरी भारत में प्रवर्तमान और एक दक्षिण भारत की पांडुलिपियों में जो दिख रहा है। वहां पर केवल श्लोक संख्या की तुलना करने से उनको समझ में आ गया। आदि पर्व की श्लोक संख्या देखी गई तो उत्तरी वाचना में 8460 श्लोक थे। वही आदि पर्व जब दक्षिण भारत की पांडुलिपियों में देखा गया तो वहां पर 9984 श्लोक मिले, यानी करीब करीब 10,000 श्लोक मिल गए। तो वहां पर वी.एस. सुक्थंकर जी ने ऐसा निर्णय लिया है कि उत्तरी वाचना अधिक श्रद्धेय मान्य होगी क्योंकि उसमें कम प्रक्षेप हुए हैं। तो यहाँ पर पाठ संपादन का एक अधिनियम होता है। वो अधिनियम क्या है? अलंकृत एवं बृहद पाठ की अपेक्षा से जो सीधा सरल और लघु पाठ होता है वह पुरोगामी होने की संभावना है। यानी सबसे पहले उत्तरी वाचना होगी, उसमें अधिक श्लोक मिलाकर नई कल्पना करके नए श्लोक जोड़कर दक्षिण भारत में ये 9984 श्लोक वाली वाचना बनाई गई आदि पर्व की। इसीलिए दक्षिणात्य वाचना के पाठ को पाठभेद के रूप में फुटनोट में रखे गए और उत्तरी वाचना के पाठ को मूल पाठ के रूप में या उपलब्ध प्राचीनतम पाठ के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। वी.एस. सुक्थंकर जी ने यद्यपि ये साफ कहा है कि कोई ऐसा न माने कि हमने व्यास जी ने जो लिखवाया था वही निकाल लिया है। क्रिटिकल एडिशन का मतलब ये नहीं है। पूरे भारत की सभी पांडुलिपियां देखकर जो प्राचीन से प्राचीनतर और प्राचीनतर से प्राचीनतम पाठ रहा है और जिसमें पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व है, ऐसी एक हम एडिशन, ऐसी क्रिटिकल एडिशन आपके सामने रखते हैं जिसमें दाक्षिणात्य पाठ को भी हमने तिरोहित नहीं किए हैं, फुटनोट में डाले हैं। आप चाहे तो उसका भी पाठ पढ़ सकेंगे। उत्तरी वाचना का पाठ मूल पाठ के रूप में रखा है, लेकिन साथ साथ में दक्षिण भारत की सभी पांडुलिपियों में कौन कौन से अधिक श्लोक हैं वह भी दिखा दिया है। तो इस तरह से पूरे भारत का जिसमें चित्र आकारित हो जाए, ऐसी एक आवृत्ति बनाएगी जिसको क्रिटिकल एडिशन ऐसा नाम दिया गया है। अनुसंधान मीन्स पश्चात संधानम, अतीत में जाने का उपक्रम। तो मूल ग्रंथकार के समय की अपेक्षा से आज मिलने वाली पांडुलिपियां अधिक प्राचीन होती हैं, अधिक परवर्ती काल की होती है। अतः ग्रंथकार के द्वारा अतीत में क्या लिखा गया होगा यह ढूंढने के लिए, यह खोजने के लिए, उसकी गवेषणा करने के लिए सहायक सामग्री एकत्रित करना एवं वंश वृक्ष आदि की प्रक्रिया करना अत्यंत उपकारक सिद्ध होता है। तो आज का संतोष है, जहां पर भी गंगा बहती वहां स्नान कर लिया। Satisfied with that point, हमें तो गंगोत्री पहुंचना है। हिमालय से जो शुरू होती है गंगा जी की जलधारा, शिव जी की जटाओं में बैठी गंगा, वहां से वो कैसे प्रवहमान होती है वहां तक हमें जाना है। यानी कालिदास ने, वाल्मीकि ने अपने हाथ से क्या लिखा था,
प्राचीन से प्राचीनतर और प्राचीनतर से प्राचीनतम पाठ क्या रहा होगा, वहां तक पहुंचना है। तब जाके हम धन्यता का अनुभव कर पाएंगे। आप सबको मेरा नमस्कार।